सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि आर्टेमिस 2 के दौरान पहली महिला कौन होंगी जो चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी। तो सही उत्तर होगा क्रिस्टिना कोच। तो अभी नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है अभी 1 अप्रैल 2026 को ही। आर्टेमिस 2 ये एक मानव युक्त मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंसानों को पृथ्वी की कक्षा यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर भेजना और चंद्रमा के पास ले जाकर वापस लाना। और ये खास क्यों है? क्योंकि 1972 के अपोलो 17 के बाद ये पहली बार है जब इंसान चांद के पास जाएंगे। लेकिन याद रखना ये मिशन चांद पर उतरेगा नहीं, सिर्फ उसके चारों ओर घूमकर वापस आ जाएगा। इसमें अभी टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन है। एक है रीड वाइसमैन जो कमांडर हैं, एक है विक्टर ग्लोवर जो कि पायलट है और ये पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं जो इतने दूर गए हैं, और क्रिस्टिना कोच हमने कहा पहली महिला है, और एक है जेरेमी हैंसन ये पहले गैर अमेरिकी कनाडाई व्यक्ति हैं जो इतनी दूर गए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा किस रॉकेट का उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का उपयोग करके किस अंतरिक्ष यान में वो गए हैं, तो ओरियन उसका नाम है। उस अंतरिक्ष यान का नाम है ओरियन। और कहां से इनके मिशन को लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। तो रॉकेट का नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम हो गया और अंतरिक्ष यान है ओरियन, ये जरूर ध्यान रखना। और जो पहला इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन गया था ना, वो नवंबर 2022 में गया था। उसमें कोई इंसान नहीं था। इसमें इंसान है आर्टेमिस 2 में, लेकिन ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के आ जाएंगे, वहां पे उतरेंगे नहीं। एक तरह से ये टेस्टिंग करके देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो अगला आर्टेमिस मिशन ये भेजेंगे, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4, तो उसमें ये इंसानों को चांद पर उतारने की कोशिश करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सारी बातें समझ में आ गई। अब नासा की बात कर लेते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। और अभी नए चीफ बने थे जारेड डिसाकमैन, 15वें नंबर के हैं। अब नासा से कुछ और प्रश्न आपको दिखवाते हैं। अभी नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? डांगिती जानवी, आंध्र प्रदेश से है। ट्रेसर्स मिशन ये भी लॉन्च किया था नासा ने। क्या है? सूर्य से आने वाली सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का स्टडी करना इसका उद्देश्य है। और निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था भारत और नासा ने मिलकर के, और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। और कहां से इसको लॉन्च किया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? GSLV F-16। और नासा ने कहा कि वो 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा। नासा ने IBM के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए AI मॉडल सूर्य को लॉन्च किया है। नासा का मावेन स्पेसक्राफ्ट ये पिछले 10 सालों से मंगल की परिक्रमा कर रहा है, पर अभी अचानक पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया था। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। और मावेन का फुल फॉर्म भी है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के वर्कला को यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा केरल। तो आओ जानते इसके बारे में क्या है ये। तो केरल का शहर है ये वर्कला, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय पहल चलाई जा रही है जिसका नाम है 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट, उसमें इस वर्कला को अभी शामिल कर लिया गया है। मतलब वर्कला अब उन खास शहरों में शामिल हो गया है जो कचरा कम करने और पर्यावरण बचाने में अच्छा काम कर रहे हैं। तो है क्या ये पहल, है क्या ये इनिशिएटिव? तो हमने कहा कि इस इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये पहल चलाई जा रही है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का सहयोग है। इसका मकसद क्या है? तो शहरों में कचरा कम करना, चीजों को बार बार इस्तेमाल करना यानी कि रिसाइकिल करना, रीयूज करना, और पर्यावरण को बचाना। और जीरो वेस्ट से क्या समझते हैं आप लोग? कि कचरा कम से कम हो, चीजों को फिर से इस्तेमाल रीयूज किया जाए और रिसाइकिल किया जाए,
और आपको पता है भी 30 मार्च को हमने अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो केरल का ये जो शहर है इसको जरूर ध्यान में रखना, एक अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि इसने हासिल की है। बाकी मैं आपको केरल ले चलता हूँ, ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। और कुछ बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क्स की, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एर्रविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। इडुक्की डैम है यहाँ पर परियार नदी पर। क्लासिकल डांसेज है यहाँ पे कथकली और मोहिनीअट्टम। और क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ मनाया गया था। ये प्रश्न ध्यान में रखना, एग्जाम में आया हुआ क्योंकि प्रश्न है। ये केरल का कौन सा त्योहार है जो कि नए साल का प्रतीक है, तो विषु उत्सव आंसर होगा। और केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है और सबरीमला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। इसके अलावा कुछ और प्रश्न अगर केरल से देखना चाहें तो आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके अलावा केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग के कारण तटीय इलाकों में आने वाली बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की थी। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नाम से एक पहल शुरू करने की घोषणा की है केरल ने। और अभी केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी थी, नाम है थान्या नाथन सी। और 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, इसको सर्विसेज ने जीता केरल को हरा करके। और आईओएस सागर यानी कि इंडियन ओशन शिप सागर पहल, ये भारत की एक समुद्री पहल है और अभी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। कहां पर? अभी कोच्चि केरल में। और कोच्चि को याद रखना, जो कि केरल का तटीय शहर है कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये प्रश्न तो डायरेक्ट आपका एग्जाम में आ चुका है। और दो प्रश्न ये भी है देखो कि विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए भी mlatrack.com वेबसाइट को लॉन्च किया था केरल ने। कोच्चि स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्र भंडार नामित किया गया है। मतलब अब ये केंद्र एक तरह का समुद्री जीवों का बैंक यानी कि संग्रहालय बन गया है। ठीक है, तो केरल से ये सारे प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा, हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले अभी पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। और अब ये अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम ने 2026 सीजन के लिए चुना है, ये टीम का नाम है। आपको बता दूं उन्होंने भारत के लिए 287 मैचेस खेले हैं जिसमें 765 विकेट उन्होंने लिए। और 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया था। पिछले साल से आईपीएल भी उन्होंने खेलना बंद कर दिया। और आप कह सकते हो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे नंबर के ये खिलाड़ी हैं, क्योंकि पहले स्थान पे अनिल कुंबले हैं। ठीक है, तो उनका नाम ध्यान में रखना है, आर चंद्रन अश्विन। अब अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले वो पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे। और क्रिकेट से आपको याद दिला दूं, अभी 2028 में जो लॉस एंजल्स अमेरिका में जो ओलंपिक होंगे उसमें 128 सालों के बाद क्रिकेट को फिर से शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। आप मुझे बताओ, इससे पहले ओलंपिक में क्रिकेट जो है उसे कब शामिल किया गया था, कब खेला गया था, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। और आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी कुछ समय पहले ही, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। मैंने कई बार आपको बताया है और ये प्रश्न आप देख सकते हो आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि आई हैव द स्ट्रीट्स द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा आर अश्विन। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में
किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो आंसर होगा यहाँ पे अभय सिंह। तो आपको बता दूं, जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन है ये हर साल स्क्वैश खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देता है। अभी 2025 के एनुअल अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है, जिसमें साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है अभय सिंह को। वहीं अगर बात करें जूनियर यानी कि लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है, तो अनाहत सिंह। और भारत की लड़कों की टीम जिसने विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 जो कि इजिप्ट में हुआ था, उसमें हमने कांस्य पदक जीता था। तो उसी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टीम का अवार्ड दिया गया है भारत की टीम को। और जिस तरह से अभी क्रिकेट की बात हमने करी थी, अभी जो 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उसमें क्रिकेट के साथ स्क्वैश को भी शामिल किया जा रहा है ओलंपिक में। और स्क्वैश में तब पहली बार खेलागा ओलंपिक में। ठीक है, तो अभी एशियन स्क्वैश फेडरेशन ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है अभय सिंह को, और जूनियर कैटेगरी में लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है अनाहत सिंह। अच्छा, स्क्वैश से कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो अभी जो हमने बात करी थी ना, वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, ये हुआ था इजिप्ट के कायरा में। और इसमें वुमेन सिंगल्स में अनाहत सिंह ने ब्रोंज जीता और भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने यहाँ पर ब्रोंज जीता था। उसी तरह से आप देखोगे तो स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, 5वां एडिशन, और इसको होस्ट किया था भारत ने, चेन्नई में हुआ था और भारत ने ही इसको जीत लिया। हांगकांग को यहाँ पे भारत ने हराया था। उसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा था कि भारत की जो स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, इन्होंने अभी अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन इवेंट में अपना पहला पीएसए ब्रोंज स्तर का खिताब जीता। ठीक है, तो स्क्वैश से संबंधित ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा उचरल न्याम ओसार को। तो उचरल न्याम ओसार ये मंगोलिया के अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और आप कह सकते हो कि 9 महीने में वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जनदन शतर गोम्बोजाओ, उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा, और इसके बाद संसद ने उचरल को भारी बहुमत से चुन लिया है। इनकी पार्टी है मंगोलियन पीपुल्स पार्टी। तो याद रखेंगे, मंगोलिया इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनका नाम है उचरल न्याम ओसार। अब यहाँ पर पहले मैं आपको मंगोलिया ले चलता हूँ, फिर इसी तरह के अभी जिन भी देशों में नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप पहले मैप में देखो, ये रहा मंगोलिया। ये आप देखोगे तो इसके ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, तो सैंडविच की तरह दबा हुआ ये। कैपिटल उलन बटोर होती है, करेंसी है मंगोलियन टोगरोग। और प्रेसिडेंट कौन है? आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो प्रधानमंत्री के बारे में बात करी है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? उख नागिन खुरेलचुक। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये हुआ, 17वां एडिशन हुआ था अभी भारत और मंगोलिया के बीच में, उलान बटोर में हुआ था। खान क्वेस्ट अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन उलान बटोर में किया गया था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अभी चल रही है कहाँ पे? मंगोलिया के उलान बटोर में। ठीक है, बाकी मेरे को भी अभी आपको रिवाइज करवाना है ना। देखो अभी चेक रिपब्लिक में नए प्रधानमंत्री बने थे एंड्रेस बाबीज। चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनी कॉस्ट। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनितिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी जेनिफर गार्लिंग्स। और रोमानिया के नए प्रेसिडेंट बने निकुसोर डेन। सूडान के प्रधानमंत्री कामल इद्रिस। और साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति लीजे म्यूंग बने। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोक्की बने थे। उसके अलावा अभी गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया बने। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। और ईरान का सर्वोच्च नेता भी चुना गया है मोहताज खामेनेई को। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बन गए। ठीक है, तो ये सारे जो अभी लेटेस्ट वाले हैं मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ध्यान रखना, अगला प्रश्न से देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 10 साल पूरे हो गए,
इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2016। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 1 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना, ये योजना 1996 में शुरू हुई इंदिरा आवास योजना का ही पुनर्गठित रूप है और अभी 1 अप्रैल 2026 को इस योजना को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस योजना का मकसद है गांव में हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। और इसमें सरकार कितनी मदद देती है याद रखना, मैदानी इलाकों में जो घर होते हैं उनको 1,20,000 रुपए और जो पहाड़ी इलाकों में घर है उनको 1,30,000 रुपए। ये टारगेट क्या था इसका? पहले इसका टारगेट था 2.95 करोड़ घर बनाना है 2016 से 2024 तक और अब इसका नया टारगेट है, जब इन्होंने लक्ष्य रखा 2024 से लेकर 2029 तक, तो 2 करोड़ घर और बनाने हैं। तो टोटल कितने? 4,95,00,000 घर बनाएंगे। और इसमें सरकार कितना खर्च करती है ये खर्च जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनाए आपके एग्जाम में, बताऊंगा मैं अभी आपको। तो सामान्य राज्यों में 60-40 का रेशियो रहता है। जो भी सरकार देने वाली है उसका 60% केंद्र देगी और 40% राज्य देगा। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह रेशियो 90:10 हो जाता है, 90:10 हो जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा का पूरा केंद्र देती है। ठीक है, तो सामान्य राज्यों में 60-40 का, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में याद रखना 90:10 का रेशियो हो गया। और ये हम जो बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहे हैं। जो शहरी वाली है वो इससे 1 साल पहले आई थी 25 जून 2015 को। अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया था 2024 में ही। क्या है देखो प्रश्न, कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सहायता राशि है उसका बंटवारा किस प्रकार से है, किस अनुपात में है? चलो आप बताओ, मैंने आपको बता दिया ना उत्तर क्या होगा इसका। तो अभी हमने क्या देखा, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात कर ले तो 90:10 का रेशो रहेगा। 90% केंद्र देगी, 10% राज्य देंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला। अब इसी तरह का प्रश्न आप देख सकते हो, एमपी पटवारी में भी आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत क्या है। तो कहाँ पे ये पूछ रहा है? अच्छा, इसने ऑप्शन में दे दिए हैं। इसने देखो दोनों दे दिया, मैदानी क्षेत्रों का भी दे दिया और उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों का भी दे दिया। तो आपको याद होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में रेशो है 60-40 का और हिमालय राज्यों में 90:10 का है। तो पहला ही इसका सही उत्तर दिख रहा है, पहला ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये वाला देखो, आप देखोगे प्रश्न आया एग्जाम में, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, तो इस योजना को ध्यान में रखना। 10 साल पूरे हो गए तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर होगा सिपाही जिला पंचायत को। तो एक्चुअली में अभी पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 घोषित कर दिए हैं और इसमें हमने देखा त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने टॉप अवार्ड जीता है। तो वो तीनों में आपको बताता हूँ कौन कौन सी पंचायतें हैं। एक है सिपाही जिला पंचायत, तो इसने पूरे देश में सबसे अच्छी जिला पंचायत का पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के रूप में इनको 5 करोड़ रुपए मिले। और यहीं की कांचबारी ग्राम पंचायत है जिसने स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 करोड़ रुपए इनको पुरस्कार के रूप में दिए गए। और एक यहीं की त्रिपुरा की है बैकुंठपुर ग्राम पंचायत और इसने महिला सशक्तिकरण में तीसरा स्थान पाया है। 50 लाख रुपए इसको मिले हैं। तो ये त्रिपुरा की 3 पंचायतें हैं जिसमें से ये 2 वाली इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इन्होंने अपने अपने कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। फिर भी मैंने तो आपको तीनों बता दिया। तो ये जो पुरस्कार है उन पंचायतों को मिलता है जो गांव के विकास में अच्छा काम करते हैं। और अभी हमने देखा त्रिपुरा की 3 पंचायतों को मिला है, तो मतलब त्रिपुरा में गांव का विकास अच्छा हो रहा है, लोगों को सेहत और महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर त्रिपुरा के गांव देश में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मैं आज पंचायतों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा, कुछ स्टैटिक प्रश्न भी और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी। अब ये जो शीट में लेकर के आया हूं यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न बनते हैं, देखना। आपसे पहले पूछेगा फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। अब यहाँ से इस पैराग्राफ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे कि तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी और उसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और कहाँ से ये शुरुआत होती है ये आता है एग्जाम में, राजस्थान के नागौर से। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही ये शुरुआत की थी
फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ ये। और इसी के द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 243 से 243। और ये 73वां संविधान संशोधन अभी 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये तो स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब कुछ करंट अफेयर्स से भी आपको यहाँ पे प्रश्न बताता हूँ जो पंचायती राज में हमने पढ़े थे, मतलब पंचायत से संबंधित। तो आपको याद होगा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान ये मोदी जी ने लॉन्च किया था 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। हमने देख लिया पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है और पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक रहा। और पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत ये केरल की पुल्लमपारा पंचायत बनी है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये महाराष्ट्र की है। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। और सभासार वेब पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत ये भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा पुलिस। तो अभी उड़ीसा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुलिस कलर अभी मिला है। ये एक सम्मान है, या हम यूं कह सकते हैं भारत में पुलिस बलों को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है ये, और राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिया जाता है। अच्छा, अभी उड़ीसा पुलिस को क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने अपराध को रोकने में अच्छा काम किया, नई तकनीक का ये उपयोग कर रहे हैं, जनता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और नक्सलवाद माओवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, बेहतर ट्रेनिंग और सिस्टम में सुधार हो रहा है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये जो अवार्ड है प्रेसिडेंट्स पुलिस कवर, ये किस तरह का दिखता है? तो एक तरह का खास आप झंडे जैसा प्रतीक के रूप में इसको समझ सकते हो। इसमें राज्य की संस्कृति और पुलिस के मूल्यों का चिन्ह होता है। पहली बार ये जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है ये दिया गया था इंडियन नेवी को 1951 में। उसके बाद कई राज्यों को मिला है और अभी जो लेटेस्ट मिला है ये उड़ीसा पुलिस को मिला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आज आपको पुलिस से ही संबंधित कुछ प्रश्न करवाता हूँ। याद रखना 21वां विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 ये हुए थे अमेरिका में, जिसमें टॉप पे अमेरिका रहा था, भारत तीसरे स्थान पे था। अगला 22वां संस्करण 2027 में होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद 2029 में भारत इसको होस्ट करेगा अहमदाबाद गुजरात में, पहली बार भारत में होंगे। अर्थंकुल पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया, केरल के अल्लापुझा जिले में है। और बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है बिहार में वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी करना। और अभी 60वां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए CISF को नया सुरक्षा नियामक सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया गया। तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूट बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया था। और अभी हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल्स की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो पुलिस से बनने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में NCERT को मान्यत विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। पूछ रहे NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 1961। अब प्रश्न देखते हैं। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर, इसकी सलाह पर, याद रखना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर जो NCERT है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? तो एक ऐसा संस्थान जो पढ़ाई और रिसर्च में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसे सरकार विश्वविद्यालय जैसे अधिकार दे देती है।
जैसे कि वो खुद का कोई कोर्स शुरू करना चाहे तो कर सकता है, डिग्री दे सकता है, रिसर्च यानी कि पीएचडी आदि वगैरह ये कर सकता है। तो यानी अब एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया तो वो भी ये सब काम कर पाएगा। एनसीईआरटी एक सरकारी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। इसका काम क्या है? स्कूल की किताबें बनाना, स्कूल की किताबें आती है एनसीईआरटी बुक्स, शिक्षा पर रिसर्च करना और सरकार को शिक्षा सुधार में सलाह देना। तो अब केवल एनसीईआरटी केवल किताबें बनाने वाली संस्था ही नहीं रह गई है। एनसीईआरटी को अब ज्यादा पावर और फ्रीडम मिल गई है, जिससे वो भारत की स्कूली शिक्षा को और बेहतर बना सकेगा। अच्छा, इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, कुछ रिवाइज करते हैं हम। जैसे आपको याद है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? नईमा खातून। जबकि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के वाइस बने थे कौन? जयप्रकाश सैनी। और जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसके चांसलर बने थे। उसके अलावा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू होगा? आनंद, गुजरात में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खुला? दुबई में। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे रहा एमआईटी जो अमेरिका का है, और भारत से टॉप पे रहा है आईआईटी दिल्ली। वैसे ये पूरी रैंकिंग में 123वें स्थान पर है। और पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात के आणंद में। और याद रखना इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया है। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण होगा राजस्थान में। 32वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी में हुए, जिसमें भारत 12वें स्थान पे था 20 मेडल के साथ। टॉप पर इसमें जापान रहा था। और एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है आदि संस्कृति। ठीक है। और 5वां जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था अभी राजस्थान में, तो याद रखना उसमें एक तो मैस्कोट था खंबा गाड़ी और टॉप पे रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। अच्छा, ये 2-3 प्रश्न और हैं कि भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर ये बना पतंजलि विश्वविद्यालय में जो उत्तराखंड के हरिद्वार में है। और अभी भारत की पहली डेडिकेटेड यानी कि समर्पित फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछा कि अभी हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा दूसरा स्थान। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 की, और इसको जारी किया एक्सेस नाउ ने। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये बताती है किस देश ने इंटरनेट को कितनी बार बंद किया है जानबूझ करके। तो इसमें पहले स्थान पर म्यांमार है, 95 टाइम्स यहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया। ये डेटा 2025 का है, और इस तरह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो म्यांमार को पहले स्थान पे रखा। भारत में 65 टाइम्स इंटरनेट को बंद किया सरकार ने, और इस तरह से भारत को दूसरे स्थान पे रखा है। इनमें बताया कि 2025 में अगर दुनिया के 52 देशों में बात करें तो 313 बार टोटल इंटरनेट को बंद किया गया। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। भारत में 65 टाइम्स इंटरनेट बंद हुआ है, और ये 2017 के बाद सबसे कम है, लेकिन फिर भी है तो ज्यादा ही ओवरऑल बात करें तो। और इंटरनेट को ये बंद क्यों करती है सरकार? अच्छा, इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? जब सरकार जानबूझ करके इंटरनेट या मोबाइल डेटा को बंद कर देती है, क्यों? ताकि लोग जानकारी शेयर न कर सके, यानी कि जब कोई क्रिटिकल माहौल होता है तो गलत अफवाहों को न फैलाए, सोशल मीडिया या मैसेजिंग बंद हो जाए, तो आ गया अफवाहों या विरोध को कंट्रोल करना। लेकिन इसके कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या? जो सही जानकारी होती है हम उसको भी नहीं फैला पाते, और जिनको ज़रूरत है, जिनका काम है, वो सब इफेक्ट होता है, व्यापार इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहले पे म्यांमार है, दूसरे पे भारत है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और डेली क्विज प्रैक्टिस के लिए जो आपकी क्विज होती है, मॉक टेस्ट होता है, वो अपलोड होता है डेली फ्री में। आप लगा सकते हैं अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, बुक आई थी टाइड्स ऑफ टाइम, इसको लिखा किसने? सुधा मूर्ति ने।
एक प्रश्न है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश में टॉप राज्य रहा राजस्थान। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति द्वीप 2026 कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। फिर पूछा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे इसमें सही थे। जो शुरू हुई थी 19 फरवरी 2019 को। किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। डीजल पंपों की जगह उनको सौर पंप दिए जाते हैं। और इसमें जो सब्सिडी की बात करें, सरकार 60% देती है, अभी बढ़ा के 2027 कर दिया गया। और 2026 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? तो आंसर होगा मंगोलिया में। उसके अलावा न्याय सेतु एआई चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य है कानूनी जानकारी को आम जनता के लिए सुलभ बनाना। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? आईएनएस सांची। पंजाब सरकार के द्वारा किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाने की घोषणा की गई? तो नांगल। और माधवपुर गेड़ मेले का आयोजन अभी हुआ था गुजरात में। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा पहले खिलाड़ी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था गुड़ी पड़वा नव वर्ष ये कहां पर मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज का आपका होमवर्क प्रश्न।